हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपकी रिक्वेस्ट पे अब मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। तो ये ड्रामा बेसिकली हमारे पास एक ह्यूमन और मरमेड की लव स्टोरी का है। ये ड्रामा फनी भी है और रोमांटिक भी। यहाँ पर हमें ह्यूमन और मरमेड की लव स्टोरी दो बार दिखाई गई है, एक बार तब जब वो जोसियो एरा में थे और दूसरी बार जब वो मॉडर्न एरा में थे। ड्रामे के स्टार्ट में हमें जोसियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही तेज समुद्री तूफान आता है। तूफान में लोगों के घर से बाहर मौजूद जितनी भी चीजें होती हैं या तो वो उड़ जाती हैं या फिर टूट जाती हैं और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में एक बहुत ही बड़ी समुद्री लहर आती है। लेकिन फिर अगले ही सुबह समुद्र बहुत ज्यादा शांत और खूबसूरत लगता है। तूफान की वजह से बहुत सारी समुद्री मछलियाँ बाहर आ चुकी होती हैं जिन्हें गाँव की औरतें और मर्द खुशी खुशी उठा रहे होते हैं। और फिर वहीं गुफा के अंदर हमें मरमेड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है शिमचोन। शिमचोन हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है और शिमचोन की टेल एक पत्थर के नीचे फंस चुकी होती है। शिमचोन पत्थर को हटा रही होती है लेकिन उससे नहीं हटता और फिर गांव के लोग मछलियां पकड़ते पकड़ते गार के पास आते हैं और वहाँ पर शिमचोन को देखते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये एक जल परी है तो वो हैरान हो जाते हैं। फिर हमें मादेओंग को दिखाते हैं जो जल्दी से आ रहा होता है। मादेओंग इस गाँव का सरबराह होता है। वो आता है और सभी लोगों से पूछता है कि जल परी कहाँ है। मादेओंग शिमचोंग को देखता है, उसकी टेल को देखते हुए कहता है कि ये तो सच में एक जल परी है। मादेओंग शिमचोंग को हाथ लगाने वाला होता है तो उसे एक विलेजर रोकता है और कहता है कि ऐसा ना करें। तो मादेओंग कहता है कि क्या कर रहे हो, तुमने डरा दिया मुझे। विलेजर कहते हैं कि मैंने सुना है जलपरी को जो हाथ लगाता है तो वो उसे अपने काबू में कर लेती है और उसकी याददाश्त को भी वो मिटा सकती है। मादेओंग कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तो यही सुना है और सिर्फ यही नहीं, अगर मरमेड गुस्से में आ जाए तो वो जिसे भी हाथ लगाए वो पागल हो जाता है। मादेओंग कहता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे अपने हाथ से टच नहीं करूंगा बल्कि अपनी तलवार से करूंगा। तो शिमचोंग उनकी तरफ देखती है तो मादेओंग कहता है कि ये समझती भी है और फिर सभी गांव वालों से कहता है कि मैं तुम सबकी अच्छे से खातिर तवाज़न करूंगा। फिर वो अपने सिपाही से पूछता है कि क्या दावत की तैयारी हो गई। तो वो कहता है कि जी हाँ। तो मादेओंग कहता है कि ये नया सरदार आखिर कब पहुंचेगा यहाँ पर। फिर हमें उस सरदार के काफिले को दिखाते हैं और सरदार और कोई नहीं बल्कि जोंजे होता है। जोसियो एरा में और मॉडर्न एरा में इन सब के नाम चेंज होते हैं लेकिन हम इन्हें एक ही नाम से बुलाएंगे ताकि इन्हें अच्छे से समझ सकें। फिर जोंजे अपने लोगों की लंबी कतार लिए मादेओंग के पास पहुंच ही जाता है। मादेओंग कहता है कि यहाँ पर कई सरदार आए और कहीं गए लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। तो जोंजे कहता है कि क्या सच में, वैसे पढ़ाई में तो मैंने कोई तीर नहीं मारा है लेकिन पूरे स्कूल में मुझसे ज्यादा कोई भी खूबसूरत नहीं था, पूरे स्कूल में मेरे मुकाबले का कोई नहीं था। तो मादेओंग आहिस्ता से कहता है कि बकवास और फिर कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, इतने अच्छे इंसान की बीवी इतनी जल्दी गुजर गई, आपने तो गाँव की हर लड़की का दिल पिघला दिया होगा। और फिर वो जोंजे से कहता है कि क्या आपने कभी जलपरी देखी है। तो वहाँ बैठे बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ जलपरी, मैंने तो सुना है कि वो समुद्र से बाहर निकलते ही बिल्कुल इंसान बन जाती है और तो और एक जलपरी ने इंसान से शादी भी कर ली थी। तो दूसरा आदमी कहता है कि ये सब कहानियां हैं और कुछ नहीं, लोग बस इसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और कभी इसे किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन ये भूतों की कहानियों से मुख्तलिफ है। तो मादेओंग कहता है कि बेवकूफ कहीं की, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि हमारा नया सरदार हमारे पास आया है और अब मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत से सिपाही अपने हाथों में मशाल लिए मरमिट के इर्द गिर्द हो जाते हैं जिससे वहाँ पर रोशनी पैदा होती है। फिर जोंजे और शिमचोंग एक दूसरे को देखते हैं। जोंजे देखता है कि शिमचोंग को रस्सियों से बांधा होता है। मादेओंग कहता है कि ये एक असली जलपरी है, बल्कि वो नहीं जिसके बारे में कहानियों में लिखा होता है, इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। फिर जोंजे शिमचोंग के पास आता है और मादेओंग से पूछता है कि जलपरी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं। मादेओंग कहता है कि कहा जाता है कि जलपरियों का दिल बहुत ज्यादा उम्दा होता है और अपने तेल की वजह से ये कभी नहीं बुझती हैं। वैसे मछली का तेल भी अच्छा होता है लेकिन मछली का तेल जलपरी के तेल के सामने कुछ भी नहीं और जलपरी के तेल को चाहे जितना मर्जी रख ले वो कभी भी खराब नहीं होता और मरमेड हमेशा किसी ईमानदार शख्स को ही मिलती है और इस पूरे गाँव में मुझसे ज्यादा ईमानदार तो और कोई नहीं है। तो जोंजे कहता है कि ईमानदार और नेक, बुरा मत मानना लेकिन मुझे ये बात तुम्हारी समझ नहीं आई। तो मादेओंग कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं सरदार। तो जोंजे कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारी पूछताछ करवाई थी और मुझे पता चला है कि तुमने ये पोजीशन भारी रिश्वत अदा करके ली है और इसकी वजह से तुमने मछुआरों से 3 गुना ज्यादा महसूल वसूल किया और तुम्हारा ये गुनाह नाकाबिले माफी है। जो लोग भी महसूल ज्यादा वसूल करेंगे और आम शहरी को परेशान करेंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और इस जुर्म की सजा क्या है, क्या ये तुम जानते हो। पहले इसकी सजा सिर्फ 100 कोड़े थी लेकिन अब इसकी सजा सजाए मौत है। ओहो,
मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा। तो मादेयोंग कहता है कि सरदार, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बताएं। क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकूं, मतलब कुछ भी? तो जोंजे कहता है कि क्या कुछ भी? तो मादेयोंग मरमेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, कुछ भी। तो जोंजे कहता है कि ये हुई ना बात। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिमचोंग समुद्र में वापस आ जाती है और उसी समुद्र के पास जोंजे होता है। मादेयोंग भी जोंजे को देख रहा होता है और कहता है कि इसकी ये मजाल कि मेरे ही घर में मुझे बेइज्जत करे। मैं इसे देख लूंगा और जल परी पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन मैं इसे एक दिन जरूर पकड़ूंगा। मैं अपने इन्हीं हाथों से इस बेवकूफ सरदार को खत्म कर दूंगा, तुम देखना बहुत जल्द। फिर शिमचोंग दोबारा से पानी के ऊपर आती है और जोंजे के पास आते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मादेयोंग देखता है तो कहता है कि अरे वो देखो, ये क्या कर रही है, क्या ये सरदार को पानी में ले जाएगी और फिर उसकी रूह को काबू में करते हुए उसे सब कुछ भुला देगी? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब वो गुस्सा होती है तभी ऐसा करती है, लेकिन हमारे सरदार को उसे छूना नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों की जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं। मरमेड से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए हमें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज तक जो भी ऐसा करता आया है उसका अंजाम बुरा ही हुआ है उसके साथ। और फिर जोंजे भी शिमचोंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें मॉडर्न इरा में सियोल को दिखाते हैं। बस में एक छोटी बच्ची होती है जो अपनी मॉम से कह रही होती है कि हमारा स्टॉप आने वाला है तो इस बटन को मैं ही प्रेस करूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। लड़की बटन प्रेस कर रही होती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता और कोई और उसको प्रेस कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जोंजे होता है। और यहाँ पर जोंजे एक कॉन आर्टिस्ट होता है जिसका काम होता है लोगों को लूटना। कभी जोंजे लॉयर बन जाता है और कभी मैजिशियन, और फिर इसी तरह वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हुए लोगों को लूट रहा होता है। जोंजे के ग्रुप में टोटल 3 लोग होते हैं, एक जोंजे, एक नमदो और एक तायो। और यहाँ पर जोंजे बिल्कुल भी शरीफ नहीं होता है, लोगों को अपनी गलत पर्सनैलिटी बताता है और उनको हिप्नोटाइज भी करता है। और अभी भी वो अपनी टीम के साथ मिलते हुए एक आदमी को लूट कर आ रहा होता है। तायो एक हैकर होता है और नमदो के पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है और हर प्लान को कंप्लीट करने के लिए जोंजे जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे उन तीनों को फिर से एक मिशन पर दिखाते हैं। सबसे पहले वो लोग पुलिस स्टेशन के कॉलिंग सिस्टम को हैक करते हुए अपने पास कॉल को ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर उनसे कहता है कि हमारी एलिवेटर टूट गई है तो आप लोग जल्दी से आइए और उसे ठीक कर दें। तो नमदो कहता है कि ठीक है, हम लोग बस अभी पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। फिर नमदो कॉल बंद करते हुए तेयो से कहता है कि जल्दी चलो। जोंजे सो रहा होता है, उसको उठाता है और कहता है कि अरे चलो भी। फिर वो सभी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हुए वो लोग प्रोसिक्यूटर को बाहर आते हुए देखते हैं। फिर एक गार्ड उन तीनों को देखता है और कहता है कि क्या बात है, कंप्लेन करते ही तुम लोग फौरन यहाँ पर आ गए। तो जोंजे उन्हें हंसते हुए जी हाँ कहता है और तीनों जाने लगते हैं। फिर एक ऑफिसर उन तीनों को रोकता है और उनसे कहता है कि चीफ को तुम लोगों के साथ नहीं आए, वो तो हमेशा यहाँ पर आते हैं। तो जोंजे ऑफिसर को ध्यान से देखता है और उसे हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि तुमने क्या कहा चीफ को? अरे वो देखो ना, चीफ को यहाँ पर आए हैं। और फिर लिफ्ट के पास खड़ी एक औरत की तरफ इशारा करता है। ऑफिसर उसे देखता है तो कहता है कि अरे हाँ, चीफ को इस चश्मे में बहुत अलग लग रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। तो वो सभी उसी औरत के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ये लिफ्ट काम नहीं कर रही, आपको माफ करना, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। फिर नमदो और जोंजे प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाते हैं और प्रोसिक्यूटर की चीजों को छुपा देते हैं। जोंजे प्रोसिक्यूटर की पिक्चर को चेंज करते हुए अपनी पिक वहाँ पर लगा देता है और प्रोसिक्यूटर बन जाता है। तेयो को दिखाते हैं जो अपना लैपटॉप लिए बिल्डिंग की छत पे बैठा होता है। फिर हमें जैंगजिन को दिखाते हैं जो अपने मैनेजर के साथ वहाँ पर आई होती है। नमदो ने देखने के बाद कॉल पे होने का नाटक कर रहा होता है। फिर वो मैनेजर को देखता है और कहता है कि अरे आप इन मोहतरमा के केस के लिए आए हैं। फिर मैनेजर टेबल पे पड़ी हुई केस फाइल्स को देखने लगता है तो नमदो कहता है कि अरे तुम बहुत तेज हो गए हो, और उन फाइल्स को पकड़ते हुए जोंजे के पास रख देता है। फिर वो जोंजे को कहता है कि मैंने आपको बताया था ना, ये मिस्टर हान है और ये लेडी ये जांगजिन है, मैंने इनके बेटे के केस के बारे में आपको बताया था ना। तो जोंजे कहता है कि कौन सा केस? तो नमदो कहता है कि मैंने आपको बताया था ना, जिस स्कूल में इनका बेटा पढ़ता है उसी स्कूल के एक लड़के ने स्कूल की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर ली है और उसके सुसाइड नोट पे इनके बेटे का नाम लिखा हुआ है। जियांगजिन कहती है कि असल में वो लड़का पागल था, अगर उसे मरने का इतना ही शौक था तो मर जाता, किसने रोका था उसे। फिर हमें रियल प्रोसिक्यूटर को दिखाते हैं जो रोड क्रॉस करने के बाद अपने ही ऑफिस में आने वाला होता है। तो तेयो ट्रैफिक सिग्नल्स को हैक करता है और उसे रेड कर देता है ताकि वो लोग रोड ना क्रॉस कर सकें। जियांगजिन कहती है कि आखिर उसने सुसाइड नोट पे मेरे बेटे का नाम क्यों लिखा, मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरे बेटे के एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसकी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो तेयो उन्हें बताता है कि जल्दी करो, प्रोसिक्यूटर वहाँ पर आने वाला है। तो नमदो जोंजे से कहता है कि प्रोसिक्यूटर जी, क्या आपको भूख नहीं लग रही? चलिए चल के लंच करते हैं। और फिर जियांगजिन से भी कहता है कि क्या आप हमारे साथ लंच करेंगी। प्रोसिक्यूटर फिर दोबारा से रोड क्रॉस करने वाला होता है तो तेयो फिर से ज़ेब्रा
जेब्रा क्रॉसिंग के लिए सिग्नल्स को रेड कर देता है। फिर हमें उन सबको लिफ्ट में दिखाया जाता है। जॉन्जे कहता है कि मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जानजिन कहती है कि बस आप हमारे बेटे को बचा ले, वर्शन आइलैंड में हमारे बहुत से अकाउंट्स बाकी हैं। तो जॉन्जे कहता है कि फिर मैं क्या करूं, वर्शन आइलैंड मेरे मतलब का नहीं है, वहाँ पर तो सारे टैक्सेस माफ है ना, तो ऐसी जगह फेमस कैसे हो सकती है, तुम पागल किसी और को बनाना। और फिर वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल रहे होते हैं और यहाँ पर हम मादेयोंग को भी देखते हैं जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया होता है। फिर जॉन्जे जांगजिन से कहता है कि क्यों ना हम उसे कहीं और छुपा दें। तो जांगजिन कहती है कि कहाँ है वो जगह। तो जॉन्जे कहता है कि मेडिटेरी में एक बहुत अच्छा आइलैंड है और मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर हम उन तीनों को एयरपोर्ट पे दिखाते हैं। नमदो कहता है कि ये मछली तो फंस गई है, अब तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। फिर तायो यूं ही जाने लगता है। तो जॉन्जे कहता है कि ये कहाँ जा रहा है, कम से कम गुड बाय तो बोल दे। तो नमदो कहता है कि छोड़ो यार, ये कभी भी बाय नहीं बोलता है, लेकिन ये बहुत काम का आदमी है। तो जॉन्जे कहता है कि लेकिन मुझे इसका यूं अचानक भाग जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और फिर खुद भी यूं ही दूसरी तरफ जाने लगता है। तो नमदो कहता है कि गुड बाय तो ये भी नहीं बोल के गया, दोनों में जरा भी तमीज नहीं है। फिर हमें जॉन्जे को प्लेन में दिखाते हैं। जॉन्जे एक एयर होस्टेस से कह रहा होता है कि बड़े कहते थे कि पसीना हमारे दिल से निकला हुआ रस होता है, तुम्हारे हाथों में ये जो इतना पसीना आ रहा है ये दिल की बीमारी के एहसास हो सकते हैं, क्या तुम्हें पता है इतना। तो एयर होस्टेस कहती है कि दिल की बीमारी, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी जल्दी पहचान लिया। तो जॉन्जे कहता है कि आदत से मजबूर हूँ, काश मुझे भी कभी अपने काम से ब्रेक मिल पाता, लेकिन मैं कभी भी खुद को रोक भी तो नहीं पाता हूँ। तो एयर होस्टेस कहती है कि आप तो बहुत ही नरम दिल इंसान मालूम होते हैं, और अब हम लोग बस जल्दी ही लैंडिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर जॉन्जे अपने आप को एक डॉक्टर बना लेता है। एयर होस्टेस जॉन्जे के लिए विंडो ओपन करती है और कहती है कि ये है ना खूबसूरत, मैंने बहुत से मुल्कों का सफर किया है, लेकिन ऐसा समुंदर मैंने कहीं नहीं देखा। तो जॉन्जे कहता है कि सही कहा। तो एयर होस्टेस कहती है कि मुझे एक बड़े बुजुर्ग ने बताया था, इस जगह पर अभी भी जलपरियों का बसेरा है। तो जॉन्जे ये सुनकर हंसने लगता है। तो एयर होस्टेस कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। फिर हमें समुद्र के अंदर का मंजर दिखाते हैं और एयर होस्टेस कहती है कुछ सालों पहले इस समुद्र में बहुत सी मरमेड्स रहती थी, लेकिन उनमें से कई मरमेड्स गायब हो गयी, और अब मैंने सुना है कि दुनिया की आखिरी मरमेड का बसेरा यहीं पर है। फिर हमें बहुत सी मरमेड्स को दिखाते हैं जो समुद्र में तैरी होती हैं, और उनमें से एक शिमचोंग होती है। और फिर शिमचोंग समुद्र की गहराई में जाती है जहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट मिलता है, और ये ब्रेसलेट किसी और का नहीं बल्कि जोशी ओइरा के जॉन्जे का होता है। शिमचोंग उस ब्रेसलेट को लिए समुद्र के ऊपर आती है और उस ब्रेसलेट को पहनती है। समुद्र से एक शिप जा रही होती है और एक छोटा सा बच्चा शिमचोंग को देखता है और फिर अपने मॉम को आवाज देता है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर एक मरमेड है। तो उसकी मॉम उसे वापस बुलाती हैं और कहती हैं कि जब से मैंने इसको फेरी डिटेल सुनाई है, इसे लगता है कि मरमेड्स रियल हैं। फिर शिमचोंग वापस से पानी के अंदर चली जाती है और फिर पानी में तूफान आ जाता है। शिमचोंग स्विमिंग करते हुए उस तूफान से दूर भाग रही होती है और दूसरे समुद्र के किनारे जॉन्जे भी बैठा होता है, लेकिन फिर भी तूफान शिमचोंग को अपने अंदर ले लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिमचोंग समुद्र के किनारे पर होती है। शिमचोंग बेहोश होती है। होश आने पर वो अपनी इर्द गिर्द देखती है। फिर जब वो खड़े होकर चलने लगती है तो देखती है कि उसके नीचे टांगे लगी होती हैं। फिर पानी में वो अपना शैडो देखती है और अपनी टांगों के खूबसूरत होने पे थोड़ा सा इतराती है। फिर जॉन्जे के अपार्टमेंट के बाहर जो स्विमिंग पूल होता है उसमें छलांग लगा देती है। फिर जॉन्जे उठकर आता है। शिमचोंग उसे देखती है, लेकिन जैसे ही जॉन्जे उसकी तरफ देखने वाला होता है तो शिमचोंग पानी के अंदर चली जाती है और जॉन्जे को पता नहीं चलता। फिर हमें समुद्र में और भी बहुत सी मरमेड्स को दिखाते हैं। जॉन्जे को दिखाते हैं जो सो रहा होता है और फिर शोर की आवाज से उठता है और चिल्लाता है कि कौन है और आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर जॉन्जे रूम से बाहर आकर देखता है तो उसका घर बहुत बिखरा होता है, हर जगह खाना गिरा होता है। तो जॉन्जे खाने का पीछा करते करते अपने वार्डरोब तक पहुंच जाता है और कहता है कि जो कोई भी है वो यहीं पर होगा और अब वो पकड़ा जाएगा। फिर जॉन्जे अपने कपड़े उठाकर हैंग कर रहा होता है तो वो शिमचोंग की टांगे देखता है और टांगे देख के वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो खड़ा होता है और आहिस्ता से पास आते हुए कपड़े हटाता है और शिमचोंग का फेस देखता है और शिमचोंग कबूतर की तरह आंखें बंद करते हुए कपड़ों में अपना मुंह दे देती है और ये सोचती है कि शायद वो जॉन्जे को नहीं दिख रही। फिर जॉन्जे पूछता है कि तुम कौन हो आखिर और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम चाइनीज हो या फिर जापानीज, मुझे तो शक्ल से तुम कोरियन लग रही हो। फिर वो शिमचोंग के पहने हुए कपड़े देखता है और कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट ड्रेस था, तुमने ये मेरे कपड़ों के साथ क्या किया, और ऊंची आवाज से चिल्लाता है कि इस होटल की सर्विस तो घटिया है। जॉन्जे के चिल्लाने पर शिमचोंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन्जे शिमचोंग को बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो शिमचोंग उसे बस एक ही लात मारती है और जॉन्जे उड़ता हुआ दूसरी जगह जा गिरता है। जॉन्जे खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लड़ना भी जानती हो। तो शिमचोंग फिर से अपना हाथों का पंच बनाए खड़े हो जाती है। तो जॉन्जे कहता है कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है, और आहिस्ता से पास आने लगता है और कहता है कि मुझे दिखाओ और ये दो मुझे। जॉन्जे शिमचोंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है
है कि दिखाओ तुमने क्या पकड़ा हुआ है। तो शिमचोंग जोंजे को फिर से लात मारती है और इस बार वो कमरे से बाहर जाके पड़ता है। जोंजे मार खाने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि बहुत जान है तुमने तो मेरी गर्दन तोड़ दी। अभी अभी मैं सो के उठा था इसलिए थोड़ा सा सुस्त हो रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोंजे अभी अपनी लाइंस भी पूरी नहीं करता कि शिमचोंग बाहर आती है और उसे देखकर जोंजे चुप कर जाता है और पीछे हट जाता है और कहता है कि सुबह सुबह मैं लड़ाई नहीं करता। तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है अगर तुम उसे नीचे रख दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और आखिर क्या है तुम्हारे हाथ में, घड़ी चुराई है तुमने या फिर कोई अंगूठी? मुझे जवाब दो। शिमचोंग की नजर बाहर समुद्र में पड़ती है और समुद्र में जाने के लिए वो उस तरफ भागती है, लेकिन क्योंकि वो एक विंडो होती है और ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह से वो आर पार देख रही होती है तो उसे पता नहीं चलता। शिमचोंग जाके विंडो से टकराती है और बेहोश हो जाती है। जोंजे उसे देखता है और कहता है कि मुझे तो ये लड़की थोड़ी सी खिसकी हुई लगती है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ। फिर जोंजे रिसेप्शन पे कॉल करता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर पुलिस को भेजे, मेरे अपार्टमेंट में कोई घुस आया है। शिमचोंग को देखते हैं जिसे जोंजे ने बांध दिया होता है। जोंजे उसके पास आता है और कहता है कि रंगे हाथों तुम पकड़ी गई हो, अब तुम फरार होने का सोचना भी बंद। और फिर अपने मोबाइल से शिमचोंग की पिक्चर बनाता है और फिर कहता है कि वैसे तुमने यहाँ से चुराया क्या है। शिमचोंग अपना हाथ नहीं खोलती और फिर जोंजे एक एक करके शिमचोंग की फिंगर्स खोलता है और उसके हाथ में चेरी होती है। चेरी पकड़ता है और हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है। चेरी को फेंक देता है तो शिमचोंग चेरी पकड़ती है और खा लेती है। जोंजे कहता है क्या ये सब कुछ तुमने एक चेरी के लिए किया है। फिर जोंजे के पास होटल की मैनेजर आती है और वो कहती है कि मैं माजरत चाहती हूँ लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो जोंजे कहता है कि इट्स ओके, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत बकवास है। फिर दो पुलिस ऑफिसर शिमचोंग को बाहर लेकर आते हैं और उसे हथकड़ी पहनाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर शिमचोंग को लेकर जाने वाले होते हैं तो जोंजे कहता है कि 1 मिनट और पूछता है कि क्या ये हथकड़ी पहनाना जरूरी है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जी हाँ, अगर ये फरार हो गई तो फिर। तो जोंजे कहता है कि हाँ सही है, वैसे मेरा मतलब था कि इसने कुछ भी चुराया नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपने इसको चोरी करने से पहले ही पकड़ लिया। आप किस्मत वाले हैं, वैसे इस इलाके में बहुत चोरियां बढ़ रही हैं और ये भी उन्हीं में से है, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो जोंजे कहता है कि लेकिन ये तो मुझे कहीं से भी चोर नहीं लगती, ये तो मुझे पागल खाने से भागी हुई लगती है। फिर पुलिस ऑफिसर शिमचोंग को लेकर जाने लगते हैं। शिमचोंग कुछ देर के लिए रुकती है और जोंजे को देखने लगती है। जोंजे शिमचोंग को देखता है और उसके पाँव जो जख्मी हुए होते हैं उनको भी देख रहा होता है। पुलिस ऑफिसर शिमचोंग से कहते हैं कि रुक क्यों गई हो, जल्दी चलो। और फिर वो शिमचोंग को लेकर चले जाते हैं। फिर जोंजे रूम में जाता है और शिमचोंग की पिक्चर्स देख रहा होता है और उन्हीं पिक्चर्स में फिर वो शिमचोंग का ब्रेसलेट भी देखता है और कहता है कि अरे ये क्या। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन जा रही होती है, लेकिन बाहर की दुनिया को देखकर शिमचोंग तो पागल ही हो जाती है और कभी एक तरफ तो कभी दूसरी विंडो पे जाकर देख रही होती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर एक दफा हॉर्न बजाते हैं तो अपने मुंह से हॉर्न की आवाज निकालने लगती है और फिर जब वो ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने की आवाज निकालने लगती है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे को देखकर शिमचोंग डर जाती है। शिमचोंग आगे आती है, दरवाजा खुलता है तो वो डर से पीछे हो जाती है। जब 2-3 बार वो डरती है तो पुलिस ऑफिसर फिर शिमचोंग को धक्का देते हैं और वो दरवाजे से अंदर आ जाती है। अंदर आकर शिमचोंग एक्वेरियम देखती है जिसमें मछलियां होती हैं तो मछलियों को डराने लगती है। सभी मछलियां छुप जाती हैं। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो नमदू से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, उसे देखो और उसके बारे में पता करो। मुझे लगता है कि वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा कीमती है। 2013 का इंटरनेशनल हांगकांग ओकेजन जो हुआ था, मैंने इसे वहाँ पर देखा था। नमदू पूछता है कि इसका मालिक कौन है। तो जोंजे कहता है कि इसका मालिक वो तो बिल्कुल पागल है, तुम उसे देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। फिर शिमचोंग को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये पागल है। वो बार बार शिमचोंग को बुला रहे होते हैं लेकिन शिमचोंग यहाँ वहाँ देख रही होती है। फिर वो गुस्से से बोलते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम आखिर उस होटल में क्या कर रही थी, तुम वहाँ पर चोरी करने गई हो ना, और इससे पहले भी तुमने बहुत सी चोरियां की होंगी। तो दूसरे ऑफिसर टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकालते हैं। शिमचोंग उन्हें देखती है तो टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकालती है। एक टिश्यू निकालते ही नीचे दूसरा टिश्यू आ जाता है। फिर जब वो दूसरा निकालती है तो तीसरा टिश्यू आ जाता है। शिमचोंग ये देखकर खुश हो जाती है और पागलों की तरह टिश्यू निकालने लगती है और हंस रही होती है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही और हंस रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। ऑफिसर गुस्से से बोलते हैं तो शिमचोंग ऑफिसर को पंच करती है। ऑफिसर बहुत दूर जाकर गिरते हैं। बाकी सभी ऑफिसर्स भी उनके पास आ जाते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप ठीक तो है ना। फिर शिमचोंग गन पकड़ लेती है तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि इसे नीचे रखो, देखो तुम कानून को हाथ में मत लो। शिमचोंग उनकी तरफ गन करती है तो सभी ऑफिसर्स जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन शिमचोंग गन को फेंक देती है और फिर से जाके टिश्यू निकालने लगती है। सभी ऑफिसर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो एयर होस्टेज के साथ होता है। एयर होस्टेज कहती है कि मैं अपने असूलों की बहुत पक्की हूँ, मैं कभी भी अपना असूल नहीं तोड़ती।
फ्लाइट में मेरी जिन लोगों से भी मुलाकात होती है वो सब बस वहीं तक रहता है, कभी भी उनसे आगे रिश्ता नहीं बढ़ाया मैंने, लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद मैंने अपना ये असूल भी तोड़ दिया। तो जॉन्जे कहता है कि मैं बस आपकी पर्सनैलिटी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया था, और वैसे तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, जरा देखो तो कितने नाजुक है तुम्हारे हाथ। फिर जॉन्जे उसके हाथ के साथ अपना हाथ मिलाता है और एक प्यारा सा नेकलेस निकाल लेता है। एयर होस्टेज कहती है कि ये तुमने कैसे किया? तो जॉन्जे कहता है कि क्या करोगी जानकर। जॉन्जे अभी उसे नेकलेस पहनाने वाला होता है, उसे नमदुक का मैसेज आ जाता है जो कहता है कि अरे भाई हमारी तो लॉटरी लग गई, ये ब्रेसलेट पूरे 400 साल पुराना है, ये बहुत ही नायाब चीज है, और अगर ये असली हुआ तो ये 6 बिलियन से कम का नहीं होगा, तुम उसे करीब से चेक करो, वैसे किसका है ये, क्या तुम उसके साथ हो अभी? जॉन्जे तो ये मैसेज पढ़कर हैरान हो जाता है और फिर से चुप करके बैठ जाता है। एयर होस्टेज कहती है कि ये बहुत प्यारा है, क्या ये नेकलेस मेरे लिए है? तो जॉन्जे कहता है कि नहीं, तो मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था कि ये प्यारा है या फिर नहीं। एयर होस्टेज का भी मुंह बन जाता है। जॉन्जे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया है, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया है, उन्हें व्हाइट गोल्ड बहुत पसंद है, वैसे अब काफी देर हो गई है मुझे, तो मुझे चलना चाहिए, तो अब हम फिर मिलेंगे। जॉन्जे जाने लगता है। एयर होस्टेज उसे बुला रही होती है लेकिन जॉन्जे उसकी बात सुनता ही नहीं। फिर जॉन्जे नमदू से बात कर रहा होता है। नमदू से बताता है कि ब्रेसलेट के ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, दमयोंग, शायद ये किसी का नाम है। तो जॉन्जे कहता है कि दमयोंग, और जोसियो एरा में जॉन्जे का नाम दमयोंग होता है। नमदू कहता है कि कुछ लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, वो भी छुट्टियों में, तो अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। जॉन्जे कॉल बंद कर देता है। फिर जॉन्जे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर शिमचोंग को देखता है जो जेल में सो रही होती है। पुलिस ऑफिसर जॉन्जे के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो जॉन्जे कहता है कि इसने मेरे घर से कोई चीज नहीं चुराई, तो मेरे ख्याल से आपको इसे छोड़ देना चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, और हमने इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और तुमने ही तो इसकी रिपोर्ट हमारे पास लिखवाई थी। पुलिस ऑफिसर ये सारी बातें बोल रहे होते हैं और जॉन्जे पुलिस ऑफिसर को ध्यान से देख रहा होता है ताकि उन्हें हिप्नोटाइज कर सके। जॉन्जे अपना लाइटर निकालता है, पुलिस ऑफिसर लाइटर को देखने लगते हैं। जॉन्जे कहता है कि मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि फिर वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तो जॉन्जे कहता है कि ये मेरी बीवी है और हमारी अभी अभी शादी हुई है, और फिर शिमचोंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो देखो, उसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है। पुलिस ऑफिसर हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं और उन्हें शिमचोंग भी वेडिंग ड्रेस में नजर आती है। फिर जॉन्जे चुटकी बजाते ही पुलिस स्टेशन को एक पार्क में चेंज कर देता है और कहता है कि हम दोनों ने हनीमून पे भी जाना है, लेकिन ये बेचारी यहाँ पर फंसी हुई है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं बस अभी इन्हें रिहा कर देता हूँ। पुलिस ऑफिसर लॉक खोलते हैं, शिमचोंग बाहर आते हैं। शिमचोंग ने जो फ्लावर पकड़े होते हैं जॉन्जे वो पुलिस ऑफिसर को दे देता है। फिर जॉन्जे और शिमचोंग वहाँ से जाने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें कांग्रेचुलेट भी करते हैं। बाकी कैदी भी भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। फिर जॉन्जे शिमचोंग से कहता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शिमचोंग को तो हैंडशेक के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो वो जॉन्जे का हाथ बस देखने लगती है। तो जॉन्जे कहता है कि शायद तुम्हें मुझसे हाथ नहीं मिलाना, चलो खैर कोई बात नहीं, हाथ मिलाने में वैसे भी क्या रखा है। और फिर शिमचोंग के ब्रेसलेट को हाथ लगाने लगता है और कहता है कि वैसे ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा है। तो शिमचोंग फिर से लड़ने के लिए अपने हाथ आगे कर लेती है। तो जॉन्जे पीछे हटता है और कहता है कि मेरा मतलब है कि ये बहुत खूबसूरत है। तो फिर शिमचोंग अपने हाथ नीचे करके खड़ी हो जाती है। जॉन्जे कहता है कि फिर हम चले, मैंने जो सुबह किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ। फिर वो शिमचोंग का हाथ पकड़ने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और उसे फिर कपड़ों से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं। फिर जब वो लोग रोड क्रॉस करने वाले होते हैं तो जॉन्जे रुक जाता है लेकिन शिमचोंग नहीं रुकती। जॉन्जे उसे पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें अभी रेड सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा? शिमचोंग ट्रैफिक सिग्नल देखती है और जैसे वहाँ पर साइन बना होता है वैसे ही हाथ खोल के खड़ी हो जाती है। जॉन्जे हंसता है और कहता है कि तुम आखिर हो क्या चीज, किस दुनिया से आई हो तुम? फिर सिग्नल ग्रीन हो जाता है और जॉन्जे जाने लगता है लेकिन शिमचोंग वहीं खड़ी रहती है। तो जॉन्जे उसे पकड़ता है और रोड क्रॉस करता है। फिर जॉन्जे शिमचोंग को मॉल लेकर आता है और शिमचोंग बस इर्द गिर्द ही देख रही होती है। और फिर जब एलिवेटर से ऊपर जाने की बारी आती है तो शिमचोंग डर जाती है। जॉन्जे उसे अपनी गोद में उठाता है और ऊपर लेकर आता है। सब लोग उन दोनों को ऐसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर जॉन्जे सबसे पहले शिमचोंग को एक सैंडल दिलवाता है, शॉप में आता है और शिमचोंग को सोफे पे बिठाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत। और फिर वो शिमचोंग के लिए एक हील और एक फ्लैट शूज लेकर आता है और फिर वो शिमचोंग से कहता है कि इसे पहनो
दो तो शिमचोंग उसे अपने हाथों में पहन लेती है और शूज की नोक को अपने कान में भी देने लगती है। तो जोंजे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और फिर जोंजे शूज लेता है और उसके पाँव में पहनाता है और कहता है कि अब ये सही लग रहे हैं, अब तुम इन्हें उतारना मत, बिना जूते के घूमना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, तुम ये देखो तो सही, तुम्हारे पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। फिर जोंजे मैगजीन देख रहा होता है और शिमचोंग चेंजिंग रूम से बाहर आती है। जोंजे देखता है तो शिमचोंग को जो टॉप चेंज करने के लिए दिया होता है वो बस उसे अपने सर पे ही पहन कर आ जाती है। शॉप एम्प्लॉय भी हंसने लगती है। तो जोंजे शिमचोंग के पास जाता है और उसे वापस चेंजिंग रूम में भेजता है। फिर जोंजे को नमदो की कॉल आती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार नहीं होता क्या, मैं उसी के साथ हूँ। फिर शिमचोंग कपड़े पहन लेती है। जब चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसे जोंजे कहीं भी नहीं दिखता। तो शिमचोंग शॉप से बाहर आ जाती है। उसे कुछ आदमी सर्कस करते हुए दिखते हैं तो वो उनके पीछे ही जाने लगती है। जोंजे वापस से शॉप में जाता है और एम्प्लॉय से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तो वो कहती है कि वो तो चेंजिंग रूम में थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। जोंजे चेंजिंग रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर शिमचोंग नहीं होती। फिर जोंजे शिमचोंग को हर तरफ ढूंढने लगता है। फिर जिस जगह से वो छोटे बच्चों को रोता हुआ आते देखता है तो उसी साइड को जाता है और फिर शिमचोंग उसे लॉलीपॉप खाते हुए दिख जाती है। जोंजे कहता है कि तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, बताए बगैर तुम कहीं भी चली जाती हो। शिमचोंग कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। तो जोंजे कहता है कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती, तुम गूंगी हो क्या, जवाब दो ना मुझे, तुम्हें कुछ तो बोलना आता होगा ना। फिर वो शिमचोंग के ब्रेसलेट को देखता है और कहता है कि समझ गया, तुम कुछ नहीं बोलने वाली। फिर शिमचोंग जोंजे को देखकर स्माइल करती है। तो जोंजे कहता है कि तुम तो मुस्कुराती भी हो यार, और फिर कहता है कि कुछ खाएं क्या, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें तो खाना बहुत पसंद है। फिर जोंजे शिमचोंग को स्पैगेटी दिलवाता है। शिमचोंग बहुत ही बुरे तरीके से उसे खा रही होती है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और जोंजे भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। फिर जोंजे शिमचोंग के पास आकर बैठता है और कहता है कि कहाँ से हो तुम, कौन हो तुम और क्यों हो इतनी जंगली, और टिश्यू से उसका मुंह साफ करता है और कहता है कि देखो यार ऐसे नहीं खाते हैं, और फिर फोक पकड़ते हुए उसे खाना सिखाता है। शिमचोंग भी शर्माते हुए उसे वैसे ही खाकर दिखाती है। तो जोंजे कहता है कि बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही। फिर शिमचोंग हर बार खाने के बाद जोंजे को देख रही होती है कि वो फिर से उसकी तारीफ करेगा और जोंजे बस उसे यही कह रहा होता है कि हाँ हाँ ऐसे ही, खाओ चुप करके। फिर शिमचोंग बहुत मजे से केक खा रही होती है। जोंजे कहता है कि अब हम दोनों दोस्त तो बन गए हैं ना। फिर जब वो हिप्नोटाइज करने के लिए अपना लाइटर आगे करता है तो शिमचोंग डर जाती है। तो जोंजे कहता है कि क्या हुआ, क्या पहली बार आग देख रही हो जो ऐसे डर गई हो। और फिर जोंजे अपनी ट्रिक से नेकलेस लेकर आता है और शिमचोंग को पहनाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। शिमचोंग बस उसे देख रही होती है। तो कहता है कि तुम खाओ ना, तुम रुक क्यों गई। तो शिमचोंग फिर से खाने लगती है और हम देखते हैं कि जोंजे ने शिमचोंग के हाथ से ब्रेसलेट उतार लिया होता है। फिर जोंजे शिमचोंग को मॉल के अंदर बिठाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। फिर जोंजे वहाँ से चला जाता है और शिमचोंग उसका वेट कर रही होती है। जोंजे को दिखाते हैं वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है और साथ साथ नमदो से बातें कर रहा होता है और कहता है कि रंग, बनावट, वजन सब कुछ असली है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। नमदो कहता है कि फिर तुम्हें किस बात का इंतजार है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जोंजे कहता है कि नहीं, मुझे अभी कहीं पर जाना है। तो नमदो कहता है कि इतनी कीमती चीज लेकर तुम आखिर कहाँ जाओगे। तो जोंजे कहता है कि है एक जगह, इस दुनिया का कोना। तो नमदो कहता है कि देखो तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो जोंजे कहता है कि बस एक हफ्ता रुक जाओ और कॉल बंद कर देता है। फिर जोंजे अपना सामान लिए वहाँ से चला जाता है। शिमचोंग को दिखाते हैं जो जोंजे का वेट कर रही होती है और लिफ्ट से आने वाले हर इंसान को देख रही होती है कि कहीं वो जोंजे तो नहीं। शिमचोंग को वहाँ पर वेट करते हुए बहुत ज्यादा देर हो जाती है। वहाँ के वर्कर्स भी शिमचोंग को जाने का कह रहे होते हैं। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो बारिश में जा रहा होता है। ट्रैफिक सिग्नल देखता है तो उसे शिमचोंग की याद आती है। शिमचोंग को दिखाते हैं जो उसी रूम में बैठी होती है जहाँ बैठ के वो लॉलीपॉप खा रही थी। फिर दो एम्प्लॉय शिमचोंग को बाहर निकालती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ से जा क्यों नहीं रही, ये क्लोजिंग टाइम है। शिमचोंग बस उन्हें सुन रही होती है तो कहती है कि तुम्हें हमारी बात समझ भी आ रही है या फिर नहीं, मुझे तो ये पागल लगती है। और जैसे इसने कपड़े पहने हुए हैं कोई पागल से कम नहीं लग रही। और फिर वो दोनों एम्प्लॉय शिमचोंग को बाहर बारिश में निकाल कर अंदर चली जाती हैं। शिमचोंग वहीं बारिश में नीचे बैठ जाती है और हमें दिखाते हैं कि जोंजे भी उसे देख रहा होता है। फिर जोंजे शिमचोंग के पास आता है और उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला करता है। शिमचोंग जोंजे को देखती है और खुश हो जाती है और फिर अपना हाथ जोंजे की तरफ बढ़ाती है तो जोंजे उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये सीन बिल्कुल वैसे होता है जैसे जोशियो एरा में भी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब शिमचोंग चिल्ड्रंस रूम में बैठी होती है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची लॉलीपॉप खा रही होती है तो शिमचोंग उससे छीन लेती है। छोटी बच्ची कहती है कि ये मेरा है। तो शिमचोंग कहती है कि रुक जाओ और लॉलीपॉप खाने लगती है। शिमचोंग कहती
है कि रुक जाओ का मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, मेरा दोस्त मुझे जरूर ढूंढ लेगा और फिर इसी तरह वो यहाँ पर आकर मुझे ले जाएगा। मुझे बस इस लॉलीपॉप को खाते रहना चाहिए और मेरा दोस्त यहाँ पर खुद ही आ जाएगा। और फिर जोंजे वहाँ पर आ जाता है और फिर जब जोंजे उसे सब बातें कहता है तो शिनचोंग सोचती है कि इसका मतलब है कि मेरे दोस्त को मेरी फिक्र है और कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। और